हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए नया टॉपिक और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक इसको समझने की कोशिश करिएगा। जनरली डियर स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस, यानी पदार्थ और जो रेडिएशंस प्रकाश है या विकिरण है उसकी प्रकृति डुअल होती है, दो नेचर का होता है। इसमें कोई भी पदार्थ है, कोई भी मैटर है, उसका नेचर हम पार्टिकल नेचर मान सकते हैं, यानी कण की प्रकृति मान सकते हैं। लेकिन जनरली माना जाता है, लेकिन जब हम उसमें पहुंचते, किसी प्रकाश में पहुंचते, तो प्रकाश का नेचर क्या होता है? वेव नेचर होता है। वेव नेचर वो हमेशा इस तरीके से मूवमेंट करता रहता है, ठीक है। ये एक वेव नेचर की तरीके से मानते हैं। लेकिन अगर कोई पदार्थ है तो उसके लिए हम क्या मानेंगे कि वो कण की प्रकृति। लेकिन एक बहुत ही अच्छा मतलब स्टडी करने के बाद ये चीज पता चला कि मैटर हो या आपका लाइट हो, ये दोनों के जो नेचर होता है वो डुअल नेचर होता है। दोनों कण और प्रकृति क्या वेव दोनों की प्रकृति शो कर सकता है। यानी जो पदार्थ है वो वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर शो करता है। जो आपके लाइट होते हैं वो भी वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों शो कर सकते हैं। वेव नेचर कहाँ शो कर सकता है, इस बात को अगर हम जानना चाहेंगे तो अगर कोई भी लाइट है उसका जो रिफ्लेक्शन होता है या रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन परावर्तन जिसे आप बोलते हैं, रिफ्लेक्शन जिसे विवर्तन बोलते हैं, या इंटरफेस बोलते हैं जिसे व्यतिकरण बोलते हैं, ये जो प्रॉपर्टी होता है किसी लाइट का वो ये प्रदर्शित करता है कि उसके पास वेव नेचर है। लेकिन यही चीज जब हम ब्लैक बॉडी रेडिएशंस में पहुंचते हैं, जानते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को जब हम स्टडी करते हैं या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जब हम स्टडी करते तो पाते हैं कि वहां पे जो लाइट है वो एक पार्टिकल नेचर भी शो कर रहा है। जो रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन और इंटरफेरेंस होता है वो ये डिसाइड करता है, ये बताता है कि जो लाइट की प्रकृति है, जो नेचर है वो कैसा है, वेव नेचर है, तरंग के जैसे वो तरंग नेचर शो करता है। दूसरा कंडीशन, जब हम इस चीज को ब्लैक बॉडी रेडिएशंस की स्टडी करते हैं या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में स्टडी करते तो हम पाते कि वहां पे जो तरंगे हैं और सॉरी जो लाइट है वो एक कण की प्रकृति यानी पार्टिकल नेचर शो करता। इस चीज को प्रूव करने के लिए 1905 में आइंस्टीन ने 1905 में आइंस्टीन ने लाइट का जो नेचर है और जो मैटर का नेचर है उन्होंने प्रूव किया कि लाइट दोनों नेचर शो करते हैं, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर, दोनों नेचर शो करते हैं। उन्होंने क्या किया, अकॉर्डिंग टू प्लांक कांस्टेंट या प्लांक के अनुसार, अकॉर्डिंग टू प्लांक यानी प्लांक के अनुसार जो प्रकाश की ऊर्जा होती है वो बंडलों के रूप में इमिट होती है, बंडलों के रूप में यानी पैकेट के रूप में इमिट होती है, जिसे फोटान का नाम दिया जाता है। क्या नाम देते हैं? जिसे फोटान का नाम देते हैं, फोटान्स। और फोटान्स, वन फोटान्स जिसे हम एच न्यू से इंडिकेट करते हैं, ये क्या होता है हमारा फोटान। यानी कहने का मतलब जो लाइट एनर्जी है, लाइट एनर्जी वो फोटान के फॉर्म में इमिट होता है जिसे एच न्यू से इंडिकेट करते हैं। तो इसके अनुसार अगर एनर्जी देखी जाए तो E इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, एच न्यू। यानी जो भी कोई भी अगर पदार्थ है या कोई लाइट एनर्जी है वो किस फॉर्म में इमिट हो रहा है, फोटान के फॉर्म में इमिट हो रहा है। फोटान क्या आपका पैकेट ऑफ एनर्जी, एनर्जी का पैकेट है और जिसे एच न्यू से इंडिकेट करते हैं। और यहाँ पे टोटल एनर्जी या एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ लाइट इज इक्वल टू हम क्या दिखा सकते हैं, एच न्यू के बराबर दिखा सकते हैं। यहाँ पे एच क्या है, एच एक कांस्टेंट है जिसे प्लांक कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? प्लांक कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। और इसकी जो वैल्यू होती है वो 6.626 इंटू 10⁻34 जूल पर सेकेंड होता है। इसकी जो वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड के नाम से जानते हैं, या सेकेंड होता है यूनिट जिसकी। या तो दूसरा, इसको अर्ध सेकेंड से अगर जानेंगे तो यहाँ पे
34 ना होकर के -27 भी आपके पास दिया होगा। 6.626 इंटू 10⁻⁻27 आर्ग सेकेंड। ये दो इसके वैल्यू होते हैं। दो वैल्यू क्या, एक ही वैल्यू है डे स्टूडेंट, लेकिन यूनिट चेंज है, इसीलिए यहाँ पे -34 है, यहाँ पे -27 है। तो ये प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू बिल्कुल फिक्स है। ये वैल्यू, ये आपके पास जो न्यू यहाँ पे होता है, ये किसी भी जो प्रकाश है उसकी तरंग को बताता है, तरंग यानी फ्रीक्वेंसी के बारे में बताता है। ये क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, और ये क्या है, प्लांक कांस्टेंट, और इन दोनों को मिलाकर के ये क्या बनता है, हमारा फोटॉन बनता है, जो पैकेट ऑफ एनर्जी के फॉर्म में होता है। ओके ओके, जस्ट मिनट। ओके डियर स्टूडेंट, सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस के लिए यहाँ पे। अब क्योंकि यहाँ पे आइंस्टीन ने प्रूव किया कि जो लाइट होती है उसके दो नेचर होते हैं, वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। तो उन्होंने प्लांक के बातों को ध्यान में रखा, और प्लांक के अनुसार क्या होता है कि जो एनर्जी इमिट होता है वो किस फॉर्म में, लाइट की जो एनर्जी इमिट होता है वो किस फॉर्म में, एक बंडल के फॉर्म में होता है, जिसे एच न्यू बोलते हैं और इसे फोटॉन के नाम से जानते हैं। तो E इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, एच न्यू। एच क्या है यहाँ पे, एच आपके पास प्लांक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू फिक्स है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, या इसे अर्ग सेकेंड में अगर यूनिट लिखना है तो -27 हम लिख सकते हैं। क्लियर। जब ये चीज लिखते हैं, यहाँ पे जो न्यू है ये क्या है आपका, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी है, वो आपके दिए जाएंगे कि कितनी किसकी फ्रीक्वेंसी है, उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। अब ये स्टूडेंट इस चीज को कोरिलेट किया कि एनर्जी को मास में चेंज किया जा सकता है, ऐसा आइंस्टीन ने दिया था। आइंस्टीन ने सिद्ध किया था कि किसी द्रव्यमान एनर्जी इज इक्वल टू mc², और उन्होंने कहा था कि आइंस्टीन ने सिद्ध किया था कि द्रव्यमान को इस समीकरण के अनुसार ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। यहाँ पे m इज इक्वल टू क्या है, मास यानी द्रव्यमान है, और c इज इक्वल टू क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है। इसको हम बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट। लाइट की वेलोसिटी बिल्कुल फिक्स है 3.0 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से है। अब जब ये चीज हमारा फिक्स है तो इन्होंने क्या किया कि किसी भी द्रव्यमान को उन्होंने ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया। एक इक्वेशन यह है। इसी बेस पे एक साइंटिस्ट है जो फ्रांस के साइंटिस्ट है जिसका नाम लुइस डी ब्रोगली के नाम से जाना जाता है। उन्होंने क्या किया, क्योंकि आइंस्टीन ने सिद्ध किया कि जो लाइट है उसकी प्रकृति डुअल नेचर होता है, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। लेकिन फ्रांस के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम लुइस डी ब्रोगली, ध्यान दीजिएगा, लुइस डी ब्रोगली नाम था इनका, डी ब्रोगली। इन्होंने 1924 में इन्होंने ये सिद्ध किया कि जिस तरीके से लाइट के दो नेचर होते हैं, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर, उसी तरीके से किसी भी पदार्थ का, किसी भी मैटर के भी दो नेचर होते हैं, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर, चाहे वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हो या मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल हो। और इन्होंने दोनों के लिए सिद्ध करने की कोशिश की। इन्होंने दोनों इक्वेशन को फिर से लिया, प्लांक के अकॉर्डिंग टू प्लांक के अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए, प्लांक के अकॉर्डिंग हमने पढ़ रखा है कि E इज इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू, ये इक्वेशन हमने पढ़ रखा है। दूसरा जो आइंस्टीन के अकॉर्डिंग है, आइंस्टीन के अकॉर्डिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, सॉरी यहीं पे लिख लेते हैं, आइंस्टीन, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, आइंस्टीन के अनुसार क्या होना चाहिए, आइंस्टीन के अनुसार आपने लिख रखा होगा E इज इक्वल टू mc², इक्वेशन सेकंड। अब इस इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों से करिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों से करिए। तो E की वैल्यू पे क्या है, h न्यू, तो
तो हम लिखते हैं एच न्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे की वैल्यू क्या है एम सी स्क्वायर, तो एम सी स्क्वायर हम लिख सकते हैं यहाँ पे। एक सी को यहाँ ले आइए डियर स्टूडेंट, तो एच इंटू न्यू अपॉन सी इज इक्वल टू एम सी सिर्फ इतना हम लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ जो इसकी वैल्यू होती है एच इंटू 1 अपॉन लैम्डा के बराबर होता है इज इक्वल टू एम सी। बात समझ पा रहे हैं? इसको जब क्रॉस मल्टीपल कर देंगे डियर स्टूडेंट, तो हमें क्या मिल जाएगा, h इज इक्वल टू यानी प्लांक कांस्टेंट इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एम सी, ये मिल जाएगा। अगर लैम्डा की वैल्यू आपको निकालना है, वेवलेंथ आपको निकालना है, तो आप क्या करेंगे, इसको हम इरेज कर लें, आप वीडियो को रोक करके चीजें लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे अगर हमें इसकी वैल्यू निकालना है, तो लैम्डा इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, h बाई एम सी। ये वो इक्वेशन है जिसकी सहायता से हम किसी भी, यानी डी ब्रोगली का इक्वेशन है और इसके इक्वेशन से हम एक फोटॉन के लिए प्राप्त किया गया है, और इसके लिए आप पदार्थ प्रकार इस समीकरण से आप पदार्थ कणों पर लागू किया जा सकता है। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि इस समीकरण से हम पदार्थ के पार्टिकल नेचर को शो कर सकते हैं। ओके, अब जरा सा आते हैं दूसरे समीकरण में। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि कोई यम द्रव्यमान का एक m इज इक्वल टू मास का एक आपके पास क्या हो, पार्टिकल हो, कोई भी पदार्थ हो जिसका मास क्या होनी चाहिए, m होनी चाहिए, और उसका जो वेग है वो अगर v होता है, इसका क्या होगा वेग, या इसको वेलोसिटी बोलिए, वेलोसिटी इसकी कितनी होनी चाहिए, v होनी चाहिए। तो हम इस इक्वेशन को फिर से एक बार लिख सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन एम वी। बात समझ पा रहे हैं? यहाँ पे ये लाइट की वेलोसिटी है, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी किसकी है, उस पदार्थ की वेलोसिटी है जिसके बारे में हमें जानना है। तो हम इस तरीके से इसको दिखा सकते हैं। और एक चीज पता है, m इंटू वेलोसिटी जो होता है, यानी मास इंटू जो आपका वेग का जो गुणनफल होता है, उसे एंगुलर मोमेंटम के नाम से जानते, मोमेंटम के नाम से जानते, संवेग के नाम से जानते। तो लैम्डा इज इक्वल टू हम h अपॉन p भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस समीकरण से हम किसी भी पदार्थ के पार्टिकल नेचर और वेव नेचर को हम शो कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, अब आइए जरा सा क्वेश्चन की इन्होंने कैसे प्रूव करके दिया है समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं, क्वेश्चन है, मान लेते हैं कि कोई 0.15 किलोग्राम, यानी किलोग्राम का एक कोई बॉल है। ओके, और इस बॉल का जो द्रव्यमान है ये है, और इसकी जो वेग है वो 50 मीटर पर सेकेंड है। यानी कहने का मतलब एक आपने बॉल लिया जिसका मास कितना है, m इज इक्वल टू 0.15 किलोग्राम है, और इसकी जो वेलोसिटी v है वो कितना है, 50 मीटर पर सेकेंड, इतनी है। अब इसके लिए हमें क्या निकालना है, इसी को डी ब्रोगली के इक्वेशन में हमें सेट करना है। डी ब्रोगली का इक्वेशन यहाँ पे mv आपने लिखा था, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। अब जरा सा देखिए यहाँ पे h की वैल्यू फिक्स है हमारे पास, x की जो h की वैल्यू है प्लांक कांस्टेंट है, प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू हमने पढ़ा था 6.626 इनटू 10⁻−34। उस वैल्यू को जरा सा यहाँ पे पुट करिए। तो इस वैल्यू को जब हम पुट करेंगे डियर स्टूडेंट, तो हम पाएंगे 6.h की जगह 6.626 इनटू 10⁻−34 अपॉन m की वैल्यू क्या है, यहाँ पे m की वैल्यू हमारे पास है 0.15 इनटू s, इसकी वैल्यू कितनी 50। जब इस चीज को हम सॉल्व करते हैं डियर स्टूडेंट, तो हम पाते हैं कि ये वैल्यू आता है 8.83 इनटू 10⁻35, 8.83 इंटू 10⁻35 ये वैल्यू आया, और 35 ये m मीटर में आया। इसका मतलब ये वेवलेंथ इतना स्मॉल है, ये जो वेवलेंथ आपने निकाला ये वेवलेंथ इतना छोटा है कि इसको मेजर नहीं किया जा सकता है। अगर इसको मेजर नहीं किया जा सकता है, इसका मतलब हम
किसी भी हैवी पार्टिकल को यानी किसी भी मैटर को या गेंद जैसे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए हम उसको पार्टिकल नेचर ही मानेंगे, वेव नेचर नहीं मान सकते हैं, क्योंकि वेवलेंथ को हम मेजर नहीं कर सकते इस केस में। ओके डियर स्टूडेंट, बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब कोई बॉल जैसे अगर कोई पदार्थ हो तो उसको पार्टिकल नेचर कहना ज्यादा सुटेबल है कंपैरिजन टू वेव नेचर, ये प्रूव करने की कोशिश, क्योंकि इस वैल्यू को, इस वेवलेंथ को हम मेजर नहीं कर सकते। आपने देखा कि डी ब्रोगली इक्वेशन में रखने के बाद वैल्यू हमारा ये चीज पाएगा -35 है। इसका मतलब ये इतना छोटा वैल्यू है कि इसको हम मेजर नहीं कर सकते आसानी से। इसीलिए बॉल जैसे अगर कोई भी पदार्थ हो या बड़ा पार्टिकल हो, हैवी पार्टिकल हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको पार्टिकल नेचर मानेंगे, यानी कण की प्रकृति मानेंगे, ना कि वेव नेचर मानेंगे। ठीक है। दूसरा कंडीशन, इलेक्ट्रॉन के लिए ये चीज लागू करते हैं। आइए, फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे पार्टिकल के लिए करते हैं। फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लिए हम क्या निकालते हैं, वेवलेंथ निकालते हैं। तो वहां पे भी लैम्डा इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, h अपॉन, आप जानते हैं कि एम वी। यहाँ पे किसी भी इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो फिक्स होता है। m इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन के मास कितने होते हैं, 9.108 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, और जो इसकी वेलोसिटी होती है लगभग 2.19 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, ये होती है। स्टूडेंट, ये वैल्यू इलेक्ट्रॉन के लिए, फॉर एन इलेक्ट्रॉन आपने लिखा, तो इलेक्ट्रॉन के लिए जो मास होता है वो बिल्कुल फिक्स है। यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी है वो लगभग 2.19 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड के बराबर होता है। h की वैल्यू ऑलरेडी हम लोगों को पता है, तो अगर इस वैल्यू को पता है, यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू को, तो वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, h की वैल्यू आपको पता है 6.626 इंटू 10⁻34। सॉरी डियर स्टूडेंट, यहाँ पे इसकी वैल्यू रखिए 9.108 इंटू 10⁻31 इंटू 2.19 इंटू 10⁻6। जब इस वैल्यू को रखेंगे तो लैम्डा की वैल्यू जो आएगा वो 3.32 इंटू 10⁻10, 3.32 इंटू 10⁻10 और 10⁻10 मीटर यहाँ पे आया, और इसको अगर एंगस्ट्रॉम में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 3.32 एंगस्ट्रॉम। 10⁻10 मीटर, ये बहुत ही ग्रेटर वैल्यू है लैम्डा की कंपैरिजन टू जो आप हैवी बॉल के लिए लिए थे। तो इस वैल्यू को मेजर करना आसान है। तो जब इस वैल्यू को मेजर करना आसान है तो इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे पार्टिकल के लिए वेव नेचर अधिक सुटेबल है, या वेव नेचर को मानना अधिक सरल है। यानी लैम्डा की जिस वैल्यू को हम मेजर नहीं कर सकते, इसका मतलब एक चीज पता चला कि जैसे जैसे मास बढ़ता जाएगा किसी भी हैवी पार्टिकल का या किसी भी पदार्थ का मास बढ़ेगा तो उसका वेवलेंथ छोटा होता जाएगा, और मास अगर घटेगा तो वेवलेंथ लार्ज होगा, और वेवलेंथ लार्ज होगा तो उसको मेजर करना शुरू होगा। तो इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे पार्टिकल के लिए हम इसको क्या मान सकते हैं, ये हमारा पार्टिकल नेचर ना शो करके क्या सोचा, वेव नेचर शो करता है। ये बहुत ही सुटेबल, तो ये दोनों कंडीशन हम मान सकते हैं, यानी पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर डी ब्रोगली इक्वेशन से हम जान सकते हैं। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट, मैंने लगभग सारी चीजें बता दिया। वीडियो को कई बार रिवाइज करके देखिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बुक भी पढ़िएगा। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।